सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल पे। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो इस समय वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक विवाद का विषय भी बना हुआ है और इस पे काफ़ी चर्चाएं भी आयोजित की जा रही हैं और भारत में इस पर कितनी बात हो रही है वो तो एक अलग मुद्दा है। पर हम आज चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। ठीक, तो उस तक आते आते फिर हम क्या बोलते हैं, किन्हीं मुद्दों पर आते आते पहले कुछ इश्यूज हैं उन पर चर्चा करते हैं और फिर हम उस पूरे मुद्दे को देखते हैं कि आखिर ये विषय आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का विषय क्या है। ठीक, आपने हाल ही में अमेरिका और चाइना के बीच ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेके वॉर की स्थितियां बनी हुई हैं और इसे कई लोग एआई डिप्लोमेसी भी कह रहे हैं, इसे सुना होगा, समझा होगा। ये पूरा मामला है क्या और ये कितना गहरा मामला है और आने वाली दुनिया में आने वाले 20-30 सालों में कितनी गहराइयों तक ये मानव जीवन को प्रभावित करने वाला है, ये आज की स्ट्रीम में हम इसे समझेंगे। और मोटे-मोटे तौर पर क्या बोलते हैं, ये समझने की कोशिश है कि आने वाला भविष्य जो है, इंसानों का भविष्य, उसके संदर्भ में जो विशेषज्ञ हैं, वो क्या कह रहे हैं और किस तरह के भविष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक समझ विकसित हो कि क्या सामने आने वाला है। ठीक, तो देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर अभी हम जो चर्चा करेंगे उसमें उठने लेंगे। पहला देखिए, इस समय अमेरिका और चीन के बीच एक जबरदस्त तरीके से एआई वॉर चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए एक युद्धरत स्थितियां चल रही हैं और दोनों ही प्रमुख देश जानते हैं कि जो भी एआई टेक्नोलॉजी पर रूल करेगा, अपने कब्जे में रखेगा, वही आने वाली दुनिया, भविष्य अपने हाथों में रखने वाला है और वो बहुत दूर का भविष्य नहीं, 10-20-30 सालों में सुप्रीमेसी उसी देश की आगे चल के स्थापित होगी। ठीक, ये एक मुद्दा है। और उसके बाद दूसरी बहस जो इस समय वैश्विक स्तर पर एआई को लेके चल रही है, चीन अमेरिका के इस एआई वॉर या एआई डिप्लोमेसी के अलावा, वो ये है कि एआई को लेकर क्या संभावित खतरे, चुनौतियां या फायदे हो सकते हैं, इस पर भी गंभीर बहस और गंभीर चर्चाएं इस समय चल रही। ठीक, भारत के लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं ये मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना समझ में आया कि एज यूजुअल जैसे भारतीय लोग हमेशा किसी भी वैश्विक परिवर्तन को बड़े कैजुअली लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही अभी भी मुझे लग रहा है कि इवन भारत के जो टेक सेवी लोग हैं वो भी यही मान रहे हैं, बस एआई कुछ नहीं, ऐसे ही छोटा मोटा कंप्यूटर है, कुछ चेंज वेंज हो जाएगा। जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जस्ट वन अनदर, वैसे ही कुछ होने वाला है। ऐसे भारत के, मैं उन लोगों से भी मैंने चर्चा की जो लोग टेक फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, वो भी बड़े कैजुअल मुझे उनका अप्रोच देखा, कुछ नहीं होने वाला है, अभी थोड़ी एआई कुछ होने वाला है। मुझे तब समझ में आया कि ये भले ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके बैठे हों या उस फील्ड में काम करते हों, पर दुनिया में हो रहे परिवर्तनों के प्रति इनकी जो अनुभव हैं या उन्हें स्टडी करने की स्थिति है, वो बड़ी कमज़ोर है। मतलब वो अभी इस बड़े चेंज को गेज ही नहीं कर पा रहे जो इस समय दुनिया में घटने वाला है। ठीक, तो आज की स्ट्रीम बड़ी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, दोनों स्थितियों को देखेंगे। और एज यूजुअल भारत जो हमेशा सुप्त अवस्था में रहता है, दुनिया भर में कोई भी परिवर्तन होने वाले रहते हैं, उसके प्रति भारतीयों का रवैया हजारों सालों से जो है वो आज भी वही का वही है। ठीक, और वो बड़े कैजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे कोई नुक्कड़ गली के मोड़ पर कोई पड़ी हुई चीज है और इन्हें सब कुछ पता है इसके बारे में। हालांकि इस फील्ड के विशेषज्ञ कुछ और कहानी बताते हैं, उनके बात करने का नजरिया और तौर तरीके बेहद अलग हैं। तो बने रहिएगा। ये पूरा मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सच में गंभीर है या केवल हास्यास्पद मामला है जैसे भारत के लोग इसे ले रहे हैं, और इससे सच में कुछ बदलने वाला है या फिर केवल अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जैसे बाकी की नई तकनीकों के संदर्भ में उड़ाई जाती हैं। इस चीज को थोड़ी हम समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्या है।
अमेरिका और चीन आखिर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए इतने पागल क्यों हुए पड़े हैं, और क्यों इसके लिए वो किसी भी कीमत और किसी भी स्तरों तक जाने के लिए तैयार हैं। ठीक, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इससे इस पूरे मामले को शुरू करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम इस पूरे मामले को शुरू करने से पहले भारत के हालातों पर आपको लेके चलते हैं। देखिए, भारत की स्थिति देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो अभी हम आते हैं। भारत की थोड़ी स्थिति मैं आपको बताता हूँ कि ये हैं भारत के क्या बोलते हैं, हमारे ये एयरफोर्स के एक अधिकारी हैं और इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, और इनका चयन हुआ है इंटरनेशनल स्टेशन में, इसरो की तरफ से इन्हें भेजा जा रहा है, और ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, और ये अब अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनने वाले हैं। पहले भी कौन थे वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये दूसरे भारतीय बन जाएंगे। तो एक तरफ समाज का ये वर्ग है जो अंतरिक्ष पर नजर रखे हुए है और वहां जाने के लिए प्रयत्नशील है। ये समाज का वर्ग बेहद अपनी स्थितियों के लिए कि संवेदनशील है, और जो भी बेहतर होता है वहां पे अपना कब्जा बना लेता है। ठीक, उस दूसरी तरफ समाज का एक और वर्ग है भारत में जो जाना तो अंतरिक्ष में ही चाहता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है। ये कांवड़िए हैं और इनकी शक्ल, सूरत, चाल ढाल देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये भी अंतरिक्ष में ही जाना चाहते हैं, और ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जीवन मरण के चक्र से ही मुक्त होना चाहते हैं। ठीक, तो ये दूसरी तरफ दूसरा समाज का वर्ग है जो सीधे ही अलग ही दुनिया में जाने के सपने देखता है। ठीक, फिर समाज का एक तीसरा वर्ग भी है। ये वही दूसरे तीसरे वर्ग का एक और हिस्सा है जो कुंभ के मेले की इस भीड़ में पवित्र नदी का जल छिड़क कर मोक्ष और ईश्वर को प्राप्त कर लेने के सपने देखता है। तो ये भारत है, और ये भारत के दो अलग अलग वर्गों के लोग हैं। ठीक, दोनों की सोच समझ रहन सहन में कितने बड़े अंतर हैं, शायद आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो ये वास्तविक स्थितियां हैं। दर्शकों, थोड़ी सी क्रॉस चेक करके बताइए क्या मेरी साउंड सही आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, मुझे लगता है साउंड का इशू नहीं होना चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से वॉइस का इशू नहीं है कुछ भी, तो हाँ चलिए, वॉइस ओके। ठीक, तो ये भारत है। भारत के इन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे भारत में समाज के दो अलग अलग वर्ग जाना तो ऊपर ही चाहते हैं, पर दोनों के रास्ते, तरीके और माध्यम बिल्कुल अलग हैं, और दोनों की सोच में भी बड़ा अंतर आपको दिखाई दे जाता है। ठीक, इन्हें ध्यान में रखते हुए अब हम वैश्विक स्तर पे किन चीज़ों पे बात हो रही है उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर पूरा मामला है क्या, और क्यों इस समय दुनिया में इसको लेकर चर्चाएं बनी हैं। कुछ और तस्वीरें हैं कुंभ से, और ये जन समुदाय है जो मुक्ति की तलाश में भटक रहा है। भारतीयों को कोई लेना देना नहीं है दुनिया में होते वैश्विक परिवर्तनों से, कोई लेना देना नहीं। उन्हें शायद संभवतः इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि हम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, और बस कुछ सालों में इतने बड़े बदलाव होने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें, कुंभ मेला, नहाना धोना, ईश्वर भगवान और काल्पनिक देवी देवता, हो सकता है ये सब गायब हो जाए। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो बड़े कठिन मोड़ पर इस समय दुनिया है, और वो कठिन मोड़ क्या है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। ये हम वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक, ये वो हमारे सामने इसका विकास होता चला जा रहा है, और ये बड़ी तेजी से हो रहा है, और फिलहाल में ये बड़े भयानक एक वॉर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ चीन और अमेरिका इंडल्ग हो गए इस पूरे काम को और ज़्यादा तीव्रता और बहुत तेजी प्रदान करने के लिए। तो जो बातें बताई जा रही हैं कि अगले 50-100 सालों में होना था, मुझे लगता है चीन और अमेरिका के बीच जो
एक एआई डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है, ये उस काम को आने वाले 10, 15, 20 या 30 सालों में ही कर देगा। तो ये बहुत दूर की बात नहीं है, जो हम बातें करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में। ये इतनी तेज़ी से होगा कि आप देखते रह जाएँगे और आपके सामने 10, 20, 30 सालों में दुनिया बदल जाएगी। किस तरह की दुनिया बदलेगी, उस पर हम थोड़ी अभी चर्चा आयोजित करेंगे। आखिर ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या? ये एक बड़े गंभीर क्वेश्चन है, बड़े गंभीर प्रश्न है। और क्या ये पूरे मानव समाज को डिस्ट्रॉय कर देगी, बदल देगी या प्रभावित करेगी? ये भी बड़े गंभीर क्वेश्चन हैं जो इस समय चर्चाओं में पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा है। 2 ही मुद्दे हैं, एक अमेरिका और चाइना का एआई डिप्लोमेटिक वॉर और दूसरा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये क्या इंसानों को किस तरह से प्रभावित करेगी? क्या ये डिस्ट्रॉय करेगी, बदल देगी? इंसानी समाज पे इसके कितने गहरे इम्पैक्ट होने वाले हैं? इन 2 मुद्दों पर ही पूरी दुनिया में इस समय चर्चाएँ आयोजित हो रही हैं। और ये और बात है कि भारतीयों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है या ये सारी चीज़ों से भारतीयों को ज़्यादा कुछ कभी लेना-देना होता नहीं। ठीक? चलिए देखते हैं आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती क्या है? ठीक? इसे थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं और इसका जवाब भी हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई जो गूगल का एआई है, उसी से जो जवाब उसने दिया, उसी के आधार पे मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो क्या कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक? चलिए तो उसकी तरफ ही हम चलते हैं। बड़ा डिटेल है, मैं थोड़ा शॉर्ट में से बताने की कोशिश करूँगा ताकि बहुत टेक्निकल ना हो। देखिए क्या स्थिति है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में ये बताया जा रहा है, जब इसे गूगल के एआई से सर्च करते हैं तो ये बताता है कि भाई देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। इस तरह की एक परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। सरल भाषा में अगर आप इसे समझें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है कि भाई एक ऐसी तकनीक है, ठीक है, जिसके द्वारा मशीनों के पास वो क्षमताएँ आ जाती हैं, वो क्षमताएँ जो जिनके ऐसे काम करने की क्षमताएँ जो सामान्यतः मानवीय बुद्धि की जिन कामों के लिए आवश्यकता होती है। ठीक? सरल भाषा में हम इंसानों के पास बुद्धि है और इस बुद्धि के उपयोग से जो काम हम कर सकते हैं, जैसे हम सोच सकते हैं, हम किसी समस्या के समाधान तलाश सकते हैं, हम अपने आस-पास के पर्यावरण से अनुकूल एडॉप्ट कर सकते हैं। ये सारी क्षमताएँ हमारी बुद्धि के द्वारा हमारे पास हैं और विकास के क्रम में हमें ये मिली हुई हैं। ठीक? और ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की क्षमताएँ जब किसी मशीन के पास आ जाती हैं, तो उसे उस बुद्धि को, उस क्षमता को, उस बुद्धि को यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जा रहा है। मतलब मशीनें भी क्या कर सकती हैं? अनुभव कर सकती हैं, सोच सकती हैं, वो अपने सामने हुई समस्याओं के समाधान तलाश सकती हैं, वो इंसानों की तरह लर्न कर सकती हैं यानी सीख सकती हैं और एडॉप्ट कर सकती हैं, अनुकूलन स्थापित कर सकती हैं, जो हम इंसानों के पास क्षमताएँ। तो इस तरह की क्षमताएँ जब किसी मशीन के पास आएँ तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की संज्ञा दी जाती है और ये बेहद खतरनाक या बेहद उन्नत किस्म की क्षमताएँ होंगी किसी मशीन के लिए। अभी तक हमने जो मशीनें बनाई हैं, वो सामान्यतः दिए गए कामों को करने के लिए होती हैं। उन्हें कोई काम बता दिया और वो करती रहती हैं उसे, या उनके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है वो उस काम को ही परफ़ॉर्म करती है। पर अब इस तरह की मशीनों का विकास किया जा रहा है जिनके अंदर जो भी अपने आस-पास की स्थितियाँ हैं उनके संदर्भ में ऑब्ज़र्व करना, अनुभव करना, उन्हें समझना, पर्यावरण को समझना, उसके अनुसार समस्याओं को सॉल्व करने की खुद क्षमताएँ विकसित कर लेना, सीखना, लर्निंग, ये सारी क्षमताएँ भी अब मशीनों में जब डेवलप होंगी, तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहा जा रहा है। सरल भाषा में अगर हम कहें तो भाई मशीनें भी अब इंसानों की तरह क्या कर सकेंगी? सीख सकेंगी, समस्याओं के समाधान कर सकेंगी, सोच सकेंगी और निर्णय ले सकेंगी। जो भी बेहतर होगा सर्वाइवल के लिए वो सारे निर्णय ले सकेंगी। इस तरह की क्षमताएँ मशीनों में जब आ जाएँ, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कह रहे हैं। तो ये सबसे सरल तरीका है, जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और शायद आप समझ पाए होंगे कि मशीनें इंसानों की तरह अब इंटेलिजेंट होती जा रही हैं। ठीक? कुछ तो आपके पास हैं ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह
और कंप्यूटर्स और तमाम सारी मशीनें, और आगे चलकर ये सुपर इंटेलिजेंट होने वाली हैं। और ये भी इसमें आशंका जताई जा रही है कि इवन आने वाले 10, 20, 30 सालों में शायद वो इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, ठीक? ये भी आशंका है। फिर ये भी एक परेशानी है कि हम इंसानों ने अभी तक इस धरती पर हमारे आस-पास खुद से ज़्यादा अक्लमंद कोई भी चीज़ नहीं देखी हुई है। तो हम इंसानों ने हमारे आस-पास जो भी है वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, उस किसी भी चीज़ के पास हमसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है। और ना किसी जीव-जंतु के पास, हमारे आस-पास की प्रकृति, पर्यावरण वो इवॉल्व तो हो सकती है, लेकिन जो बुद्धिमत्ता की बात है वो उसके पास भी नहीं है, ठीक? लेकिन ये जो तकनीक है इसके पास इंसानों से ज़्यादा और इंसानों की जैसी बुद्धि होगी, यानी उन इंसानों के जैसे काम करने की और उनसे बेहतर काम करने की शायद क्षमताएँ हो सकती हैं। तो अब विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि पहली बार मानव इस धरती पे खुद से ज़्यादा बुद्धिमान कोई क्या बोलते हैं वस्तु का सामना करने वाला है, ठीक? और ये हमारे आस-पास की दुनिया को देखकर हमें ये समझ में भी आता है कि सामान्यतः कम बुद्धि वालों पर अधिक बुद्धि वाले शासन करते हैं। प्रकृति में ऐसे उदाहरण बेहद कम हैं कि कोई कम बुद्धि वाला ज़्यादा बुद्धि वाले पे शासन करे, ये ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। तो जब मशीनें इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद होने वाली हैं, ज़्यादा बुद्धिमत्ता हासिल करने वाली हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर दक्षताएँ, क्षमताएँ आ जाएँगी, तो ये खतरा बना रहेगा कि कम बुद्धि वाले लोगों पर ज़्यादा बुद्धि वाले लोग शासन कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, इस तरह के खतरे हैं। तो जब हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो ये कोई साधारण टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है। आप कोई कार नहीं बना रहे, आप कोई मोटरसाइकिल नहीं बना रहे, आप कोई पंखा कूलर नहीं बना रहे। ये अलग बात हो रही है यहाँ पे। ये एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जिसके जिसके आने के बाद मशीनों के पास इंसानों से ज़्यादा, इंसानों जैसी क्षमताएँ आ सकती हैं। इस तरह के खतरे हैं इसके साथ में, ठीक? और क्या इन चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है? तो वैश्विक स्तर पर तो इन चीज़ों को लेके चर्चाएँ आम हैं और इसके संभावित परिवर्तन, खतरे, चुनौतियाँ, इस पर बड़े चर्चाएँ आयोजित भी हो रही हैं। भारत में क्या हो रहा है? भारत में कुछ भी नहीं हो रहा है। एज़ यूजुअली एक ऑर्डिनरी इंडियन जिसका क्या बोलते हैं सोचने का तरीका ही बड़ा, जिसे हम कहते हैं लेथार्जिक रहता है। उसे लगता है ये बस इट इज़ जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं है। जैसे कंप्यूटर आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। ये भी आ जाएगा एंड्रॉइड 5, 6, 7, 8 की तरह या फिर आई में फ़ोन के वर्ज़न की तरह। बस इतना कुछ होने वाला है। बाकी तो वो मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा, मशीनें कोई कब्ज़ा कर लेंगी, ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है। पर मैं आपको बता देता हूँ इस बार मामला थोड़ा अलग है, ठीक? इस बार मामला इसलिए अलग है क्योंकि हमें आने वाले समय में हमसे ज़्यादा बुद्धिमान किसी तकनीक, वस्तु, चीज़ का सामना शायद करना पड़ेगा और तब परेशानियाँ खड़ी होने की संभावनाएँ हो सकती हैं। तो ये वो आशंकाएँ हैं जो मैं नहीं कह रहा, ये विशेषज्ञ बता रहे हैं, उन्हीं आशंकाओं को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप समझें कि हम जो चर्चा आयोजित कर रहे हैं, किस किस्म की गंभीर चर्चा है और क्यों इस पे बात होना ज़रूर चाहिए। ये जो कैजुअल अप्रोच है, एटीट्यूड है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी थोड़ी, कोई मशीनें थोड़ी इंसानों पे शासन कर लेंगी, ये तो फ़िल्मी बात है। मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलिए। ये भारतीयों की बहुत पुरानी बीमारी है। जब तक समस्याएँ सर के ऊपर नाचने ना लगें, तब तक वो रिएक्शन करते ही नहीं हैं और किसी भी चीज़ को गंभीरता से ना लेना ये भी एक बड़ी समस्या है। पर इस बार मामला थोड़ा अलग है। ये मामला बेहद अलग किस्म का है, ठीक? तो इसे समझने की थोड़ी ज़रूरत है। तो देखिए इस समय क्या चल रहा है दर्शकों, जब हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी के उस दूसरे पहलू यानी उससे जुड़े हुए संभावित खतरों पर चर्चा करेंगे, तो उससे पहले हम भारत में दुनिया में इस समय जो चल रहा है उस पे थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी पे इस समय चर्चाएँ क्यों हैं? क्योंकि चीन ने एकाएक क्या किया, एक अपना चीन की एक स्टार्टअप कंपनी है, डीपसीक, उसने अपना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी से लैस एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक? और अभी तक इस फ़ील्ड में अमेरिका की कंपनियों की ही दबदबे थे और अमेरिका की कंपनियों ने बेहद बहुत पैसा खर्च करके आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी के मॉडल्स एआई मॉडल्स डेवलप किए हुए थे। जेमिनी हो, चाहे चैट जीपीटी हो, तमाम सारे।
उन्हीं के दबदबे थे। चीन ने इस काम को किया। चीन की एक स्टार्टअप कंपनी ने अपना डीप सीक नाम का एआई प्रोग्राम लॉन्च किया, और इसकी सबसे खास बात यह है कि बेहद कम पैसे में ये बना दिया गया और बेहद सस्ते दरों पे ये अपनी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अमेरिकी कंपनियां जहां एआई सुविधाएं बहुत महंगे पैसे पे दे रही थी, चीन का ये मॉडल बेहद सस्ते दरों पर किसी के लिए भी उपलब्ध है। कोई भी एआई की सुविधा ले सकता है इससे, और यहाँ से एक नए किस्म के वॉर में ये अमेरिका और चीन फंसते हुए दिखाई देते हैं। और बताया जाता है कि भाई देखिए, इस तरह की न्यूज़ चलने लगती है कि द चाइनीज डीप सीक हैज रैटल्ड यूएस बिग टेक्स। ठीक, इस तरह की न्यूज़ चलने लगती है। उसके बाद ये भी है कि वाई इज द वर्ल्ड अमेज बाय डीप सीक, दुनिया डीप सीक से क्यों इतनी अमेज है। हाउ इज साइड प्रोजेक्ट टर्न इनटू ए डिस्ट्रप्टर। ठीक, ये भी यहाँ पे न्यूज़ चल रही है। तो उस समय दुनिया भर में इस तरह की न्यूज़ चल रही है। और चीन का जो एआई मॉडल है डीप सीक का, इसे क्या बोलते हैं, R1 कहा जा रहा है। मात्र बताया जाता है 46 करोड़ रुपए में इन्होंने इसे डेवलप कर लिया है। जबकि जो बाकी के एआई मॉडल हैं अमेरिकी कंपनियों के, मेटा वगैरह के, वो 500 करोड़ रुपए, और बाकी के $100 बिलियन, ओपन एआई चैट जीपीटी $100 बिलियन तक से अधिक का खर्चा उन्होंने किया हुआ था। चीन ने बेहद सस्ते दरों पे इसे डेवलप कर लिया, और इससे भविष्य की नई चुनौतियां और नई संभावित स्ट्रगल दुनिया भर में खड़ी हो गई है। चीन और अमेरिका एक प्रकार की एआई डिप्लोमेटिक वॉर में इंडल्ग हो गए हैं, और अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि चीन को रोक पाए उस तरह के मॉडल को डेवलप करने पर। चीन ने इसे फाइनली डेवलप कर लिया, और इतना ही नहीं कर लिया है, बताया जाता है कि भाई अब चीन जो है इस फील्ड में सुप्रीमेसी की स्थिति में भी कुछ समय के बाद आ सकता है। और चीन की बाकी की जो कंपनियां हैं, अलीबाबा और कुछ और कंपनियां हैं, वो उससे भी बेटर एआई प्रोग्राम्स मॉडल्स डेवलप करके यहाँ पे रखने वाली हैं। ये भी आशंकाएं यहाँ पे जताई जा रही। ठीक, और ये सब महत्वपूर्ण क्यों है? ये इस तरह का जो एक प्रकार का एआई वॉर चल रहा है, ये करने क्या वाला है? दर्शकों, इसे समझिए बात को कि ये वो जो तकनीक जो आने वाली 50 या 100 सालों में आने वाली थी, एआई टेक्नोलॉजी जो 50-100 सालों में डेवलप होती, चीन और अमेरिका के बीच ये जो डिप्लोमेटिक वॉर चालू हो गया एआई को लेके, ये उसे आने वाले 10, 20, 30 सालों में ही डेवलप कर देगा। इसलिए ये खतरा जो है आने वाले 100-50 सालों में था, वो खतरा अब निकट में आके 20-30 सालों तक आ गया। मैं नहीं कह रहा, ये एआई के गॉडफादर जो हैं, ये उनके शब्द हैं। उनके उनके उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखूंगा मैं। ठीक, तो ये जो खतरे हैं बहुत करीब आ गए हैं अब, क्योंकि ये जो वॉरफेयर होते हैं जब इस तरह के, और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की एक अंधी होड़ लग जाती है, तो उसमें होता ये है कि भाई जो चीज़ें किसी समय डेवलप होने वाली थी 150 सालों में, 150 सालों में, वो कुछ ही दशकों में विकसित होकर हमारे सामने आ जाती हैं, बन तो जाती हैं, पर इनके साथ में जो संभावित खतरे हैं, चुनौतियां हैं, उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, और वो बने ही रहते हैं। और उनसे क्या नतीजे निकलेंगे, इन पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा। चीन और अमेरिकी कंपनियां अभी इस बात से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं कि ये एआई के साथ भविष्य के जो खतरे हैं, उनको लेके, प्रोटोकॉल्स को लेके, तमाम सारी चीज़ों को लेकर भी काम किया जाए। अभी केवल इस बात की होड़ है कि कैसे सस्ते से सस्ते, आसान से आसान तरीके से बहुत ही हाईली एफिशिएंट एआई मॉडल्स बाजार में उतार दिए जाएं, और इस बात की भी चिंता नहीं की जा रही कि इस तरह के एआई टेक्नोलॉजी वास्तव में किस तरह की खलबल और किस तरह की समस्याएं इंसानी समाज में, पूरी दुनिया में मचा सकती हैं। ठीक, ये बेहद खतरनाक है एआई टेक्नोलॉजी, और ये इसलिए खतरनाक है कि एक तरफ इंसानों के हाथ लगेगी तो इंसान इसके किस स्तर पे दुरुपयोग करेंगे, और उस तरह के दुरुपयोगों को रोक पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। तो दूसरी तरफ मशीनें स्वयं भी डेवलप हो रही हैं, और किसी दिन वो इतनी ज़्यादा डेवलप भी हो सकती हैं कि वो अपने खुद के भी बेहतर तरीके से निर्णय लेने की स्थिति में आ सकती हैं। बताया जाता है, बिजनेस टुडे लिखता है कि भाई डीप सीक तो शुरुआत है, चीन पश्चिम को पीछे धकेलने के लिए और भी मशीनें बना रहा है। फिर बताते हैं कि चीन ने $37 बिलियन के सेमीकंडक्टर पहल शुरू की है, और इससे देखिए जो पोर्टोलिथोग्राफी है जिससे ये चिपसेट बनाते हैं, उस सब के लिए चीन अब उस फील्ड में ऐसे कह लीजिए अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहता है, जहां पे अभी ये जो डच कंपनी है ASML,
इसकी अधिक सुप्रीमेसी है, ठीक है। तो इस तरह से एक बड़ा डिप्लोमेटिक वॉर चीन और अमेरिका के बीच चालू हो गया है। अमेरिका चीन को कंटेन करने की कोशिश में है, पर चीन लगातार इस फील्ड में अपनी बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है वो इस फील्ड में, एआई फील्ड में शायद अमेरिका से काफ़ी आगे निकल जाए। तो ठीक, ये इसकी भी संभावनाएं आगे जताई जा रही हैं और चीन के मॉडल्स बेहद सस्ते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं और ये दुनिया के लिए बड़े खतरे भी पैदा कर सकते हैं, ये भी समस्या यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं और इनसे आखिर परेशानियाँ क्या होंगी, तो उससे भी हम देखेंगे। और उससे पहले देख लीजिए, एक महिला है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है डीप सीक को डेवलप करने को लेके, इनका नाम है लो फुली। और ये जो लो फुली हैं, ये देख लीजिए, इनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो ये देखिए, चीन में डीप सीक जैसे मॉडल, एआई मॉडल बनाने में एक महिला वहाँ पे प्राइमरी फोर्स के रूप में बताई जा रही है। देखिए किस तरह से लिखा जाता है, हु इज 29 ईयर ओल्ड लू फिली दैट एआई प्रोडिजी बिहाइंड डीप सीक। डीप सीक के डेवलप के पीछे इस महिला के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान को बताया जा रहा है। डीप सीक की कामयाबी पीछे की ये महिला है, ठीक, लो फिली इनका नाम आ रहा है, ठीक। तो चीन एक तरफ किस स्तर पे है, वहाँ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में महिलाओं के बढ़ चढ़ के योगदान हमें देखने को मिलते हैं। आप समझ सकते हैं, ये चीन है। और अब जब इससे भारत का कंपैरिजन करेंगे तो आप देख लीजिए भारत के टेक 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 एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। देख लीजिए, ये हैं प्रोफेसर बी कामकोटी, और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, कामकोटी जी को, ठीक। ये देखिए, इनका सुंदर चेहरा देखकर आप समझ पा रहे होंगे इनके अंदर कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उपलब्ध है। तो ये आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं और इन्होंने गौमूत्र की तारीफ की थी अभी कुछ समय। इनके बारे में बताया जा रहा है, देखिए मीडिया वाले भी कितने खराब हैं, ये किस तरह के फोटो छाप रहे हैं, ठीक। तो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का दावा, गौमूत्र में औषधि गुण होते हैं। उसके बाद देख लीजिए, फिर डीएनए में फोटो छापा गया है कि तेज बुखार पर पियो गौमूत्र, हो जाओगे ठीक, आईआईटी डायरेक्टर का दावा है, ठीक। ये भारत की स्थितियां हैं। ये भारत के कुछ और वैज्ञानिक हैं जो क्या बोलते हैं, नदी नालों पोखरों में भविष्य की एआई टेक्नोलॉजी को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा जल्दी खोज लेंगे उस एआई को, जैसे चीन और अमेरिका अभी नहीं खोज पाए हैं, ठीक। ये स्थितियां हैं। तो ये भारत है और वहाँ चीन है। चीन में महिलाएं काफ़ी योगदान देती दिख रही हैं। अच्छे महिलाओं के नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कुछ बेहतर तकनीक के क्षेत्र में। और भारत की स्थितियां क्या हैं, गाय गोबर गौमूत्र और इसी के आसपास घूमता हुआ भारतीय समाज, ये भारत की सच्चाई है। तो हम कहाँ पर हैं और चीन कहाँ पर है, ये थोड़ा आप समझ पाए होंगे इस कंपैरिजन से, कि यहाँ आईआईटी में बैठे लोग गाय गोबर गौमूत्र से सोना निकालने के चक्कर में हैं और चीन में वहाँ जो इंजीनियर्स हैं, लो फली जैसे इंजीनियर, वो एआई टेक्नोलॉजी जैसे प्रोजेक्ट शुरू करती हैं और उन्हें कामयाब बनाकर दिखाने में अपनी महत्वपूर्ण योग्यताएं निभाती भी है। ये अंतर को भी आप समझ पा रहे होंगे, समाज के बीच के अंतर और नतीजों के बीच के भी अंतर समझ रहे होंगे, ठीक। उसके बाद चीन में ये मामला अभी इतना ही नहीं है। बताया जाता है कि अलीबाबा जो चीन की एक प्रोमिनेंट कंपनी है, उसने डीप सीक से भी बेहतर मॉडल बनाया हुआ है और उसके मॉडल का नाम भी देखिए क्विन 2.5 बताया जा रहा है। ये डीप सीक से भी ज़्यादा तेज मॉडल बताया जा रहा है और ये और ज़्यादा एफिशिएंट है। ये भी क्या बोलते हैं, चर्चाओं में बना हुआ है। तो ये एआई वॉर अभी रुकने वाली नहीं है, ये आगे चलती रहेगी। और अमेरिका और चीन के ये जो वॉर है, ये एआई टेक्नोलॉजी को इतनी तेज पुश करने वाली है कि आने वाले 10-20 साल में अब वो होता देख लेंगे जो आने वाले 100-50-150 सालों में हो सकता था। यानी मशीनें सुपर इंटेलिजेंट, सुपर एफिशिएंट और सुपर जिसे कहते हैं उनके अंदर बहुत अत्यधिक क्षमताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो वो जो बात है कि अरे 100-200 साल में मशीनें होंगी, वो नहीं रह गया, वो पैरामीटर बदल गया। ये सब 10-20-30 सालों में होता दिख रहा है, ठीक। कम से कम संभावनाएं तो यही दर्शाई जा रही हैं। तो अब परेशानी ये है कि भाई ये तो चीन और अमेरिका वॉरफेयर में लगे हैं और टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से डेवलप करने में ये लड़ाई अपना योगदान दे देगी। अब परेशानी ये है कि क्या एआई टेक्नोलॉजी बस जस्ट अनदर चेंज, बस ऐसा ही है कि एंड्रॉयड का कोई नया वर्जन आने वाला है या फिर कोई नई मशीन आने वाली है, या फिर बस इतना ही है कि जैसे अभी हमारे मोबाइल फ़ोन और हमारे कंप्यूटर्स में
कुछ एआई जनरेटेड प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं, वो हमारी कुछ मदद करते हैं, बस इतना ही कुछ होने वाला है, ठीक? जैसा कि एक आम भारतीय समझ रहा है, बस इतना कुछ होने वाला है। या फिर मामला इस बार थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि ये कोई छोटे-मोटे टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं होने वाले, ये बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इससे आप एक प्रकार का इवोल्यूशन भी कह सकते हैं कि जो मशीनें अभी तक हम बना रहे थे, उनके अंदर अब इंसानों के समान बुद्धिमत्ता आने वाली है। यानी वो इंसानों के समान भी काम करने में सक्षम हो सकते हैं। ये बड़े खतरे हैं। किस तरह के खतरे हैं और ये कौन इस बात को कह रहा है, उसे मैं आपके सामने थोड़ा-सा रखूँगा। क्या अब आगे क्या होने वाला है, इंसानों की स्थितियाँ क्या होने वाली हैं, इससे ही थोड़ी-सी हम समझने की कोशिश करेंगे और हम थोड़े विशेषज्ञों के हवाले से इसे देखते हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या बात बता रहे हैं और क्यों हमें इसको लेके सोचना चाहिए, चिंता भी करनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये हैं जेफरी हिंटन, और जेफरी हिंटन को तो आप जानते ही होंगे, ये एआई के गॉडफादर भी कहे जाते हैं, इन्हें गॉडफादर ऑफ एआई के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो एआई ऑफ गॉडफादर हैं, इन्हें जैसा कि आप जानते होंगे 2024 का फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ भी जॉन हॉपरफील्ड के साथ इन्हें जेफरी हिंटन को मिला हुआ था। और क्यों मिला हुआ था, ये भी देख लीजिए। तो इन्होंने क्या किया था देखिए, तो इन्होंने, इनकी विशेषता क्या है इसे समझिए। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम साइंटिस्ट हैं जेफरी हिंटन है, और हॉपरफील्ड के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के न्यूरल नेटवर्क के भीतर मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने से जुड़े आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो जिस व्यक्ति के हम हवाले से बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति फादर ऑफ एआई कहलाता है, और इससे लंबा, ये 70 साल से ऊपर के हैं, 75 साल से ऊपर से हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन एआई के डेवलपमेंट में दिया है, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। एआई टेक्नोलॉजी को एक नए आयाम तक पहुंचाने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और ये व्यक्ति बोल क्या रहा है, इसे हम थोड़ा समझते हैं, ये किस तरह की बातें कह रहे हैं, थोड़ा से हम देखते हैं। देखिए, तो इस पुरस्कार की घोषणा के बाद जेफरी ने चेतावनी देते हुए कहा, जेफरी हिंटन की बात कह रहे हैं, कि हम कई संभावित बुरे परिणामों के बारे में भी चिंता करनी होगी। दर्शकों, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और यही इस टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें चिंता भी जाहिर करनी होगी, ठीक? खास तौर पर इन चीज़ों के नियंत्रण से बाहर हो जाने के खतरे के बारे में आगे वो लिखते हैं कि मुझे लगता है कि अभी लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे इस मुद्दे पर काम करें, कि हम कैसे नियंत्रण रखेंगे। हमें इस पर बहुत अधिक शोध करने की आवश्यकता है। जेफरी हिंटन इस बात को लेकर चिंतित हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे हम कंट्रोल में कैसे रखेंगे, ठीक? आगे चलकर इसे कंट्रोल में कैसे रखा जाएगा। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो गॉडफादर ऑफ एआई है, जेफरी हिंटन, ठीक? आगे देखिए फिर ये क्या कहते हैं, ठीक? आगे देखिए, ये बताते हैं 2023 में, 23 का है ये आर्टिकल, जिसमें उन्होंने बताया था एआई ऑफ गॉडफादर जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया था, और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को मानवता के लिए खतरा बताया था, ठीक? दर्शकों, मैं कोई फियर साइकोसिस डेवलप नहीं कर रहा, ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहा हूँ, ये मेरा काम भी नहीं है। जब तक किसी बात में कोई सब्सटेंस नहीं होता, तब तक मैं कभी उस बात पे ना स्ट्रीम करता हूँ, ना उसे रखता हूँ। इतना तो आप मेरे साथ लंबे समय से ये जानते होंगे। और जब तक किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग कोई बहुत गंभीर बात ना कहें जिससे लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, मैं वैसे भी उस तरह की थ्योरीज़ को आगे नहीं बढ़ाता, ठीक? यहाँ कुछ बेहद गंभीर सी बात इस फील्ड का सबसे स्पेशलिस्ट व्यक्ति जो महारत तरह से लगता है, वो कह रहा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस बारे में सोचने की भी आवश्यकता है। इस बार मामला बाकी समय जैसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो हुआ ये देखिए कि इन्होंने 2023 में गूगल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में लोगों को, उसके खतरों के बारे में लोगों को बताना चाहते थे, ठीक? आगे देखिए क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के गॉडफादर माने जाने वाले डॉक्टर जेफरी हिंटन ने दुनिया के लिए खतरा बताया है, इसे दुनिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि ये मानवता के लिए खतरा है। अभी ये वरदान जैसा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक? ये वही व्यक्ति कह रहा है जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। 75 साल के हिंटन ने न्यूयॉर्क टाइम को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी, समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है। हिंटन इसके लिए खुद को जिम्मेदार
मानते हैं और अफ़सोस करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन एआई को तो आना ही था। अब इससे निपटने के बहुत ही मुश्किल होगा। अपने पुराने इंटरव्यू में ये एआई के वो खतरे बताते हैं जिनके लेकर शायद आप परिचित होंगे कि चलिए एआई आ जाएगा, गलत सूचनाएँ तेज़ी से फैल पाएँगी, नौकरियाँ खत्म होंगी। मतलब नौकरियाँ खत्म होने का मतलब आप समझिए जब कोई टेक्नोलॉजी शिफ्ट होता है, चेंज होता है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, संरचनात्मक बेरोज़गारी पैदा होती है। मतलब पुरानी टेक्नीक वाले बेरोज़गार होते हैं जबकि नई टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है नौकरी-वोकरी जाने का। हमेशा जब नई टेक्नीक आती है तो पुरानी नौकरियाँ जाती हैं लेकिन नई नौकरियाँ ज़्यादा बन जाती हैं, ठीक? ये इतना बड़ा खतरा नहीं होता, बस वो मोमेंटरी खतरा होता है और वो तो अलग मुद्दा है। ये एआई को लेके खतरे इससे कहीं ज़्यादा हैं, ठीक? गलत सूचनाएँ फैल सकती हैं इससे, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। आप भी जानते हैं हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, आज सूचनाओं को नियंत्रित कर पाना लगभग असंभव है। सरकारें कुछ कर लें, लोगों तक सूचनाएँ किसी न किसी माध्यम से, एआई के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुँच ही जाती हैं और जब एआई होगा, तो गलत सूचनाएँ निर्मित कर पाना बहुत आसान होगा। मतलब आप समझिए डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी है, जो किसी के भी नकली वीडियो बना सकती है। पिक्चर ही नहीं, नकली वीडियो बनाए जा सकते हैं। बेहद खतरनाक है। आज चलिए वो बहुत महँगी है, उपलब्ध नहीं है। कल तो सड़क छाप होगी, हर किसी के हाथ में होगी और कोई भी किसी का एक फ़ोटो लेके उसके गंदे वीडियो बना देगा या कुछ भी बना देगा और सूचनाएँ फैलकर किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। भारत जैसे देश में तो इसका किस स्तर पे दुरुपयोग हो सकता है, आप इसकी कल्पना भी शायद नहीं कर सकते कि ये किस दिशा में सरा जा सकता है। अपने पुराने इंटरव्यू में ये कुछ खतरे बता रहे थे, लेकिन अभी जो नया इंटरव्यू है उसमें उन्होंने थोड़ी गहराई से इस पे बात की है और कुछ अलग मुद्दे भी इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक? आगे देखिए वो क्या कहते हैं। एआई के खतरे के बारे में खुलकर बोलने के लिए उन्होंने गूगल की नौकरी छोड़ दी है। डॉक्टर हिंटन ने 2012 से 12 में टोरंटो विश्वविद्यालय में अपने 2 स्टूडेंट के साथ देखिए मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया था जो हज़ारों फोटो एनालिस्ट को ये इन्होंने न्यूरल नेटवर्क वगैरह जो बनाए थे, वो चलिए नोबेल प्राइज़ वगैरह तो इन्हें मिल ही रहा है। उसके बाद देखिए 1972 से ही वे एआई पर काम कर रहे हैं और किसी ने एआई के बारे में भी सुना नहीं था। उन्होंने कहा एआई के खतरों के बारे में खुलकर बोलने की के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1972 से एआई पे काम करने वाले व्यक्ति ने आखिरकार 2023 में नौकरी छोड़ दी गूगल से क्योंकि वो एआई पर खुलकर लोगों को बताना चाहते थे कि ये मामला कितना गंभीर है और कितनी इसके साथ चुनौतियाँ भरी पड़ी हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। वो बताते हैं कि एआई अपनाने को की होड़ में टेक कंपनियां इसमें लग गई हैं और फिर वो बताते हैं कि वे जल्दी से जल्दी एआई बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ये भी 90 के दशक में आई टेक्नोलॉजी की तरह ही भविष्य पर आधारित है। कंपनियां रेस में हैं और एआई की दुनिया में नई नई खोज हो रही है, लेकिन इससे रिस्क से निपटने के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई जा रही है। तो ये चीन और अमेरिका की रेस तो शुरू हो गई है और ये आप जानते हैं ये कितनी तेजी से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी और इस पे बहुत पैसा भी खर्च किया जा रहा है। ठीक है, वो बताते हैं कि अभी जहां तक मैं बता सकता हूं वे हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वे जल्दी ही हो जाएंगे। मशीनों के बारे में कह रहे हैं कि अभी तो एआई टेक्नोलॉजी आपको उतनी इंटेलिजेंट नहीं दिखती, लेकिन उन्हें लगता है किसी दिन वो इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी उसके पास ज़्यादा बुद्धिमत्ता भी आ जाएगी। ठीक, फिर अभी कुछ समय पहले उन्होंने 28 दिसंबर को के आर्टिकल बताता है कि बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुछ और बातें भी बताई हुई हैं, वो हम देखते हैं और ये बातें ज़रा ज़्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू को इम्प्रोवाइज़ कर दिया है और वो बता रहे हैं, देखिए क्या बात कर रहे हैं। देखिए इसका हेडलाइन भी ये थी कि जेफरी हिंटन ने अगले 30 वर्षों में एआई चलित चलित देखिए विलुप्त की चेतावनी दी है। ये सब बातें इसमें बताई हुई। इसमें क्या कह रहे हैं देखिए, तो हाँ, बीबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हुआ था। उस इंटरव्यू में हिंटन ने संकेत दिया था कि अगले 3 दशकों में एआई के कारण मानव विलुप्त होने की संभावना 10% से 20% तक बढ़ गई। ठीक, तो उनसे जब पूछा गया कि
मतलब अगले 20-30 सालों में एआई के द्वारा इंसानों को खत्म करने की संभावना कितने प्रतिशत तक देखते हैं, तो वो 10 से बढ़कर अब 20% इसे देख पा रहे हैं। और ये 2023 से अब तक का उनका सीधा अपग्रेड है। और आप समझिए कि जिस तेजी से चीन और अमेरिका एआई टेक्नोलॉजी को विकास कर रहे हैं, ये बहुत दूर की भी बात नहीं होगी कि मशीनें शायद सुपर इंटेलिजेंट भी हो जाएंगी। आगे क्या कह रहे हैं है ये देख लीजिए। तो बीबीसी के कार्यक्रम में जब हिंटन से पूछा गया कि उन्होंने संभावित एआई सर्वनाश और ऐसा होने में 10 में से एक संभावना में अपने विश्लेषण को बदल दिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वास्तव में नहीं, 10% से 20% तक, ठीक, एआई के सर्वनाश को 10 से 20 के बीच में आंक रहे हैं। आगे देखिए, हम पहले कभी भी खुद से ज्यादा बुद्धिमान चीज से निपटा नहीं है। आगे वो इस इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि इंसान को अभी तक खुद से ज्यादा अक्लमंद किसी भी चीज का सामना अपने आसपास नहीं करना पड़ा। ठीक, आगे वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं, देखिए, आप ऐसे कितने उदाहरण जानते हैं जब एक अधिक बुद्धिमान चीज को एक कम बुद्धिमान चीज के द्वारा नियंत्रित किया गया हो। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण है। एक माँ और बच्चे का है। विकास ने बच्चे को माँ को नियंत्रित करने की अनुमति देने के लिए बहुत काम किया है, लेकिन ये एकमात्र उदाहरण है जिसके बारे में जानता हूं। पर वो कह रहे हैं कि भाई, इंसान को अगर आप देखिए, पहली बार एआई टेक्नोलॉजी कुछ समय के बाद इतनी ज्यादा इंसान से ज्यादा बुद्धिमत्ता हासिल कर सकती है, एफिशिएंट हो सकती है, तो उन्हें लगता है कि भाई, इंसान को पहली बार अपने से ज्यादा दक्ष और बुद्धिमान किसी वस्तु तकनीक का सामना करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि भाई, सिर्फ एक ही उदाहरण दिखता है माँ और बच्चे का, जहाँ जिस इवोल्यूशन ने इस तरह की स्थितियां बनाई हैं कि बच्चा माँ को नियंत्रित कर लेता है और माँ को बच्चे की सुननी पड़ती है। इसके अलावा कोई और उदाहरण उन्हें नहीं दिखता है कि ऐसा हो कि कम बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान को नियंत्रित करे। ठीक, इसलिए जब मशीनें इंसान से ज्यादा बुद्धिमान होती चली जाएंगी, जो कि ऑलरेडी उनके पास क्षमताएं बहुत अधिक है, उनके बुद्धिमान होने की, बस और अधिक बुद्धिमान होने की समय भर की बात है, तो फिर बड़ी समस्याएं आगे पैदा हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं बता रहे। आगे देखिए, फिर वो कहते हैं कि अत्यधिक शक्तिशाली एआई प्रणाली की बुद्धिमत्ता की तुलना में मनुष्य छोटे बच्चे के समान होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। ये उन्होंने बताया कि जब टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी अगले 10-20-30 सालों में सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगी, तो इंसानों की स्थिति बच्चों से ज्यादा उसके सामने कुछ भी नहीं रहने वाली है। ठीक, आगे देखिए, एआई को मोटे तौर पर इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया एआई टेक्नोलॉजी क्या है। आगे देखिए, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि बुरे लोग हानिकारक उद्देश्य के लिए एआई टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। ये भावना कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता के उद्भव के बारे में एआई सुरक्षा समुदाय के भीतर व्यापक आशंका के अनुरूप है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का कुछ बुरे लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, और जो टेक कम्युनिटी है वो इस संभावना को लेकर बहुत डरी हुई है। ठीक, और जो मानवीय नियंत्रण से बचकर अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकती है। मतलब ये एआई टेक्नोलॉजी आगे पूरे इंसानी समाज के लिए खतरा पैदा हो सकती है अगर कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि इसके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। आप मशीनों को इंसानों के समान और उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान आने वाले समय में बनाने वाले हैं, इसलिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है। ठीक, आगे वो कह रहे हैं कि मैं नहीं सोचता था कि हम आज जहां हैं वहां पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि भविष्य में किसी समय हम यहां पहुंच जाएंगे। उनकी आशंका तब और बढ़ गई जब विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की कि एआई अगले 2 दशक में मानव बुद्धिमत्ता के पीछे छोड़ सकता है। ये संभावना, जिसे उन्होंने बहुत डरावना बताया। तो बहुत सारे इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, वो ये भी संभावना दर्शा रहे हैं कि मात्र 2 दशक लगेंगे जब एआई टेक्नोलॉजी, यानी मशीनों के पास इंसानों से ज्यादा कृत्रिम बुद्धि होगी और वो उनसे ज्यादा एफिशिएंट हो सकती। और इस चीज को लेके वो बताते हैं कि बड़ा डरावना है कि मशीनों के पास इंसानों से ज्यादा दक्षता या बुद्धिमत्ता है। वो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है, और इसको लेकर बहुत डरावनी स्थिति को बता रहे। हिंटन ने एआई विनिमय की आवश्यकता पर बल दिया। इन जोखिमों को कम करने के लिए हिंटन एआई प्रौद्योगिकी सरकारी विनिमय पर वकालत करते हैं। हिंटन ये भी कह रहे हैं कि भाई, देखिए, इसको लेकर विनिमय यानी रेगुलेशंस होनी चाहिए।
अभी एआई को लेके कोई रेगुलेशन नहीं है, प्राइवेट कंपनियां हैं अमेरिका, चीन और चीन की, वो उन्हें डेवलप कर रही हैं और इनके कोई एथिक्स मोरल वैल्यूज तो कुछ है नहीं। जो एआई बना रहे हैं उसमें भी ये कितने एथिक्स मोरल वैल्यूज डालते होंगे या उसे ट्रेन करते होंगे ये भी पता नहीं, ठीक। लेकिन अगर यही टेंडेंसी चलती रही आगे और अभी कोई इसको लेके रेगुलेशंस नहीं है कि एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करते समय आपको उनके अंदर मोरलिटी, एथिक्स, इन सब का भी डेवलपमेंट करिए, क्योंकि मशीन जिसके पास बहुत अधिक बुद्धि है और उसके अंदर मोरल्स नहीं है, उसके अंदर एथिक्स नहीं है, तो वो खुद भी बड़े खतरनाक निर्णय ले सकती है और उसके द्वारा भी बहुत खतरनाक निर्णय करवाए जा सकते हैं। ये चुनौती है जो आने वाले समय में इन मशीनों के साथ रहेगी। ये कोई वो साधारण मशीनें नहीं हैं अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं, पंखे को कूलर और बटन दबाया चलती रहेंगी। ये मशीनें इंसानों के समान काम करने की दक्षताएं और निर्णय लेने की क्षमताएं रखेंगी। इवन कई मामलों में इंसानों से ज्यादा बेहतर निर्णय लेने की इनके पास क्षमताएं होंगी। और अगर इनके अंदर नैतिकता नहीं रहेगी, इनके अंदर मोरलिटी नहीं रहेगी, एथिक्स नहीं रहेंगे, तो फिर ये पूरे इंसानी समाज के लिए कई खतरनाक निर्णय भी ले सकती हैं। इसी चीज को यहाँ पर हिंटन जो है बता रहे हैं कि इसके लिए विनिमय यानी रेगुलेशंस की जरूरत है। दुनिया भर में एआई को लेके जितने भी बड़े देश हैं वो कुछ मोटे मोटे रेगुलेशंस बनाने लगे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए मशीनों को आप कुछ खास मोरल्स, एथिक्स ये भी सिखाएं या कोई खास प्रोग्राम से उन्हें ट्रेन भी करें। बेहद जरूरी रहने वाला है, ठीक। दर्शकों, ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम मोरल्स, वैल्यूज और एथिक्स की बात कर रहे हैं मशीनों के लिए, पर आप थोड़ा समझिए, हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि मशीनों के पास इंसानों के समान बुद्धिमत्ता यानी वो सारे काम करने की क्षमताएं आ जाएंगी जो अभी इंसान करते, ठीक है। तो आप समझिए कि कोई इंसान बहुत बुद्धिशाली हो लेकिन उसके अंदर नैतिकता ना हो, उसके अंदर एथिक्स ना हो, उसके अंदर मोरलिटी ना हो, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है समाज के लिए, ठीक। एथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज, यही तो किसी समाज में किसी व्यक्ति की बुद्धि को सामाजिक नियम, कायदे, कानूनों के अंदर रखने के लिए आवश्यक होते हैं। नहीं तो ऐसा व्यक्ति तो फिर कुछ भी करने की स्थिति में आ सकता है। ऐसे ही कोई मशीन हो जिसके अंदर असीमित बुद्धि हो, इंसानों से ज्यादा बुद्धि हो, काम करने के, किसी भी काम को निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमताएं हो, लेकिन उसके अंदर नैतिकता और मोरलिटी और एथिक्स जैसे तत्व ना हो, तो वो तो पूरी इंसानी समाज के विरुद्ध जाकर भी कुछ निर्णय ले सकती है और ऐसे निर्णय पूरे इंसानी समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो आज जो बात हो रही है वो ये है कि एआई टेक्नोलॉजी का डेवलप हो, मशीनों को इंसान के समान बुद्धिमत्ता दी जाए, पर उन मशीनों के अंदर जो लर्निंग है उस लर्निंग प्रोसेस में उन्हें मोरलिटी और एथिक्स भी कहीं ना कहीं उनके अंदर आने चाहिए, ठीक। और मुझे लगता है कई लोगों को ये सब सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ तो इंसानों के अंदर मोरलिटी और एथिक्स नहीं है और हमें मशीनों के अंदर ये सब चाहिए, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मशीनें सुपर इंटेलिजेंट मशीनें बनने वाली है अगले 10, 20, 30 सालों में, ठीक। और इनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि होने वाली है, किसी औसत इंसान से तो बहुत ज़्यादा। इसलिए एथिक्स, वो वैल्यूज, मोरलिटीज, ये सारी चीज़ों की बेहद आवश्यकता होगी ऐसी बुद्धिमान मशीनों के लिए जो सीखने की क्षमताएं रखती हैं, इंसानों से कई ज़्यादा तेजी से सीखने की क्षमताएं रखती हैं। उनके अंदर ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी दिन ये पूरे इंसानी समाज को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णय भी ले सकती हैं। इसकी संभावनाएं यही विशेषज्ञ जता रहे हैं, अपने पूरे आर्टिकल में यही सारी चीज़ों पे बात यहाँ पे हिंटन भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी बाकी के विशेषज्ञ भी इस तरह की संभावनाएं एआई को लेके दर्शा रहे हैं, ठीक। तो ये इन मुद्दों पे बात होती है और मुझे लगता है जब एआई पे बात होती है तो लोग बड़े कैजुअली इसे लेते हैं। नहीं, ये उतना कैजुअल नहीं है। मशीनों के पास जब इतनी ज्यादा बुद्धि आने वाली है तो बहुत ज्यादा खतरनाक वो हो भी सकती हैं और उन्हें फिर ट्रेन करने का प्रोसेस भी हमें क्या बोलते हैं, कुछ खास तरीकों से अपनाने की जरूरत है, ठीक। आगे देखिए, शीर्ष वैज्ञानिकों का तर्क है कि केवल लाभ संचालित कंपनियों पर निर्भर रहना सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एकमात्र चीज जो बड़ी कंपनियों को सुरक्षा पर
अधिक शोध करने के लिए मजबूर कर सकती है, वह है सरकारी विनियमन। ठीक। तो ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी वैज्ञानिक एआई से संबंधित है वो कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट कंपनियां जो केवल लाभ आधारित काम करती हैं उन्हें खुली छूट दे देना एआई के संदर्भ में उतना अच्छी बात नहीं है। सरकारों को कुछ रेगुलेशंस, नियम भी बनाने चाहिए ताकि वो जो एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करें उसमें कुछ बेहतर तत्व भी हों जिनसे इंसानी समाजों को खतरे ना हो। ठीक है। तो दर्शकों आप थोड़े समझिए बात को, हम ऐसी मशीन की बात कर रहे हैं जो सीख सकती है, जिसके अंदर इतनी बुद्धि है कि वो इंसानों के समान चीजें सीख सकती है। ठीक। तो अब जब सीखने वाली मशीन है वो सीख सकती है, वो सीखने के बाद अपने आप को इवॉल्व कर सकती है, वो बेहतर निर्णय ले सकती है, तो उससे आपको कुछ बेहतर चीजें सिखानी भी तो पड़ेंगी। मोरलिटी, नैतिकता, ह्यूमैनिटी, मानवता। हालांकि मशीन है पर उससे आपको मानवीय मूल्य सिखाने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसी मशीनें तो बहुत खतरनाक निर्णय लेंगी और वो किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए किसी भी स्तर पे इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन मशीनों को हमें कई आधारों पर ट्रेन करने की भी आगे जरूरत पड़ेगी और ये इसके ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। आगे देख लीजिए और आगे वो अपने इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि इससे मनुष्यों के लिए विलुप्त होने के स्तर का खतरा पैदा हो जाएगा क्योंकि हम ऐसी बुद्धिमत्ता का निर्माण कर सकते हैं जो जैविक बुद्धिमत्ता से बेहतर है। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। वो ये भी कह रहे हैं अपने इस इंटरव्यू में कि असलियत में हमारे पास जो बुद्धिमत्ता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये जैविक इंटेलिजेंस है, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है। ये जो मशीनें होंगी इनके अंदर कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और ये हमारे पास ये मशीनें इंसानी बुद्धिमत्ता से ज्यादा भी बुद्धिमान हो सकती हैं। हम ये भी करने की स्थिति में है और आने वाले समय में यही चीज शायद इंसानों को विलुप्त करने तक का खतरा भी पैदा कर सकती है। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि अभी तक इंसान ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं किया जो इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो। अब इंसान खुद ही ऐसी मशीनें बना रहा है जो इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकती हैं, ज्यादा तेजी से बेहतर निर्णय ले सकती हैं और ज्यादा अच्छे निर्णय ले सकती हैं। तो फिर ये खतरा तो हमेशा बना रहेगा। ठीक। तो ये इस स्तर पे खतरों की बात यहाँ पर की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में जो एसोसिएटेड डेंजर्स हैं वो बहुत अलग किस्म के हैं। ठीक। उन्होंने कहा कि एआई विकास हो सकता है, अपने आप को और अधिक एआई विकसित हो सकता है अपने आप को और अधिक बेहतर बनाने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए और स्वायत्त रूप से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य विकसित कर सकता है। एआई टेक्नोलॉजी आगे चलकर भविष्य में सेल्फ लर्निंग, वो तो ऑलरेडी अभी है ही, सेल्फ लर्निंग तो वो कर ही सकती है, आगे सेल्फ लर्निंग की तरफ भी जा सकती है, सेल्फ डेवलपिंग की तरफ भी जा सकती है और सेल्फ कंट्रोल की तरफ भी जा सकती है अगर अभी से उनके ट्रेनिंग के पार्ट को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये सब भी खतरे आगे हो सकते हैं। इसी चीज की आशंका जताते हुए वो बता रहे हैं कि ये मशीनें आने वाले समय में इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ठीक। तो वो सारी चीजें जो आप फिल्मों में देखते हैं ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। हम जिस स्तर की मशीनें बनाने की बात कर रहे हैं या बना रहे हैं या बनाने की प्रक्रिया में है वो सुपर इंटेलिजेंट हो सकती और इंसानों से बहुत ज्यादा बेहतर, तेज निर्णय लेने की उनके अंदर क्षमताएं हो सकती हैं और वो पूरे इंसानी समाज के लिए भी आगे बड़े खतरे पैदा कर सकती हैं। ये मैं नहीं कहता, ये इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, ये चिंताएं ये बता रहे हैं। ठीक। आगे देखिए, फिर हम कुछ और विशेषज्ञों के दावों की तरफ भी जाते हैं। वो क्या कहते हैं तो देखिए, स्टीफन हॉकिंस हैं, उन्होंने एक जगह तर्क दिया है कि एआई इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि मानवता अपरिवर्तनीय रूप से उस पर नियंत्रण खो सकती है। ठीक है। और मानव जाति के अंत तक का संकेत हो सकता है। स्टीफन हॉकिंस ये बात कहते हुए दिखते हैं एआई के संदर्भ में। तो ये खतरा है जो उन्होंने बताया था। आगे देख लीजिए, दार्शनिक हैं निक बोस्ट्रोम। इन्होंने तर्क दिया है कि यदि कोई पर्याप्त रूप से शक्तिशाली एआई को लगभग कोई भी लक्ष्य देता है तो वैसे प्राप्त करने के लिए मानवता को नष्ट करने का विकल्प
चुन सकती है। तो निक बोस्ट्रॉम हैं, दार्शनिक फिलोसोफर, वो कहते हैं कि अगर एआई के अंदर नैतिकता, ह्यूमैनिटी, मोरलिटी, एथिक्स नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि एआई के अंदर बुद्धि तो बहुत है, मशीन के अंदर बुद्धि तो बहुत है, वो सुपर इंटेलिजेंट हो सकती है, और उसे कोई टास्क दिया जाए तो वो उसको पूरा करने के लिए शायद इंसानों तक को खत्म करने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि उसे टास्क परफॉर्म करना है। तब बेहद खतरनाक स्थितियां बन सकती हैं। ये संभावना एआई के संदर्भ में क्या बोलते हैं, ये निक वोस्ट्रोम थे, उन्होंने ये संभावना बताई थी। स्टुअर्ट रसेल हमें बताते हैं कि घरेलू रोबोट का उदाहरण देते हुए बताते हैं जो अपने मालिक को मारने का तरीका खोजने की कोशिश करता है ताकि उसे अनप्लग होने से रोका जा सके। ये तर्क देते हुए कि यदि आप मर चुके हैं तो आप काफी नहीं ला सकते, ठीक। ये भी एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन सिर्फ इसलिए कि कोई उसका मालिक उसे अनप्लग ना कर दे, वो अपने मालिक तक को मार दे, अगर उस मशीन को हमने ह्यूमैनिटी के साथ, मोरलिटी के साथ, एथिक्स के साथ ट्रेन नहीं किया है तो, ठीक। केवल बुद्धि दे देने से काम नहीं चलेगा। जब मशीनें बुद्धिशाली होंगी तो उनके अंदर मानवता, नैतिकता और मानव मूल्य, एथिक्स भी डालने पड़ेंगे, नहीं तो ये मशीनें बेहद खतरनाक हो सकती हैं और इनके निर्णय भी बड़े खतरनाक हो सकते हैं, ठीक। तो ये आगे कहते हैं कि मानवता को सुरक्षित होने के लिए सुपर इंटेलिजेंट एजेंसी को वास्तव में मानवता की नैतिकता और मूल्यों के साथ भी रखना होगा, ये भी रखने होंगे, ठीक। आगे युवाल नोवा हरारी हैं, वो तर्क देते हैं कि एआई के अस्तित्व जोखिम पैदा करने के लिए रोबोट शरीर या शारीरिक नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। युवाल नोवा हरारी कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कोई एआई टेक्नोलॉजी के लिए कि उसके पास कोई शरीर हो, जैसे रोबोट हो या कोई और चीज हो। वो केवल अभौतिक चीजों से भी इंसानी सभ्यता को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या कहते हैं, देखिए, वो कहते हैं कि सभ्यता की आवश्यक भाग भौतिक नहीं है। विचारधाराएं, कानून, सरकार, पैसा, अर्थव्यवस्था जैसी चीजें भाषा पर बनी हैं। वे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ऐसी कहानियां हैं जिन पर अरबों लोग विश्वास करते हैं। गलत सूचनाओं का वर्तमान प्रचलन बताता है एआई लोगों को किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए, यहां तक कि विनाशकारी कार्य करने के लिए भी भाषा का उपयोग कर सकता है, ठीक। तो युval नोवा हरारी जो बात कह रहे हैं, ये बड़ी शानदार बात है कि जरूरी नहीं है कि एआई टेक्नोलॉजी को, इंसानों को खत्म करने के लिए रोबोट या शरीर की जरूरत हो। वो उतना भी पर्याप्त है। इंसान कथा, कहानियां और किस्सों पे बहुत विश्वास करते हैं, और एआई टेक्नोलॉजी अगर उसके अंदर नैतिकता, मोरलिटी, एथिक्स ना हो तो और वो समझ जाए कि इंसान इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें सिर्फ कथा, कहानियां, झूठी बातें बताकर एक दूसरे से लड़वाया जा सकता है, तो इस टेक्नोलॉजी का इस स्तर से भी दुरुपयोग किया जा सकता है। सोच के देखिए हम इंसान कितने कमजोर हैं। हमें कुछ लोग, कोई ये बता दे कि कुछ दूसरे धर्म के लोगों ने गाय काट दी, दो चार फोटो बता दे, तो यहाँ लड़ने खड़े हो जाते हैं। जब इंसान इस स्तर पे बेवकूफ है, और ये एआई टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो उसे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज को भांपने में, लर्न करने में, कि इंसान वास्तव में मोटे मोटे तौर पर बेवकूफ होते हैं। इन्हें कुछ चित्र दिखाने और एक खास भाषा में कुछ विचार इन्हें रखने हैं, और ये आपस में ही लड़ जाएंगे, दूसरों की जरूरत ही इन्हें नहीं पड़ेगी। दर्शकों, ये इस स्तर पे खतरनाक है ये टेक्नोलॉजी, ठीक। एआई टेक्नोलॉजी हो सकती है अगर आप उसे, क्योंकि वो सीख सकती है, तो उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी है। और टेक्नोलॉजी को आप अगर रेगुलेट नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ खास नियम अभी से नहीं बनाएंगे, और ऐसे ही ओपन एंडेड डेवलप होती रही, तो ये सारे खतरे तो हमेशा बने ही रहेंगे कि दूसरों की जरूरत नहीं रहेगी। किसी ने, ये मशीनें खुद ही अपनी बुद्धि से ये सब करने लगेंगी, सीख जाएंगी, और इंसानों को बेवकूफ बनाना भी बड़ी आसानी से सीख जाएंगी, क्योंकि उन्हें कुछ चित्र ही तो दिखाने हैं और कुछ खास भाषा में कुछ संदेश आप तक पहुंचाने हैं, और लड़ाई करवाना कितना आसान है इनके लिए। जैसे आज जो नेता करते हैं, कल इस तरह के काम कोई नैतिकता विहीन एआई मशीन भी कर सकती है।
और इंसानों को आपस में लड़वा सकती है। ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि हम इंसान इतने बेवकूफ़ हैं कि 2-4 फ़ोटो, 2-4 तस्वीरें, 2-4 गलत मैसेज और लोग लड़ने बैठ जाते हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में तो बहुत आसान है, गाय-वाय काटते हुए 2-4 फ़ोटो ही तो बनाने हैं एआई को, और वो देखेगा ये बेवकूफ़ आपस में लड़ रहे हैं, 2-4 मैसेज लिखने हैं और ये बस लड़ जाएँगे आपस में, ठीक? तो उसे शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। युval नोवा हरारी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी बेहद खतरनाक है, इसे कोई शरीर भी नहीं चाहिए। ये केवल सूचनाओं के माध्यम से भी इंसानी सभ्यताओं को भयानक किस्म के नुकसान पहुँचा सकती है, ठीक? ये देखिए, ये इनकी बात है। आगे देखिए, स्टीफन हॉकिंस, बिल गेट, एलन मस्क जैसी हस्तियों के साथ देखिए साथ-साथ एआई के अग्रदूत जैसे यशुआ बेंगियो और स्टुअर्ट रसेल, डेमिस हस्बिस और सैम ऑल्टमैन ने भी एआई से अस्तित्वगत जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त की हुई है, ठीक? एआई से जो इंसानी अस्तित्व को खतरे हो सकते हैं, वो कई तरह के हैं, ठीक? पर ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस बात को लेके आशंकाएँ जताई हैं कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमत्ता हासिल कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर सीखने की क्षमताएँ हैं। आज ये चीज़ हास्यास्पद लग सकती है, पर 10-20 सालों में आप देखिएगा, ये चीज़ वही होगी जो जिस तरफ ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, ठीक? हम सब जानते हैं कि आज जो एआई रेवोल्यूशन चल रही है, ये आने वाले समय में ऐसी सुपर इंटेलिजेंट मशीनों को बनाएगी, जो इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद होंगी। ये सबको पता है, इतना तो सब समझते हैं, ठीक? और ये क्षमताएँ हैं इंसानों के पास। एक एआई टेक्नोलॉजी अपने आप में लर्निंग यानी सीख सकती है। तो जो भी प्रोग्राम्स बना रहे हैं, वो सीख रहे हैं और वो सीख-सीख के इतने बेटर हो जाएँगे कुछ सालों में कि वो इंसानों से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, ठीक? तो ये पूरे समाज के लिए खतरा हो सकते हैं अगर इन्हें सीखने के प्रोसेस में ह्यूमैनिटी और मोरलिटी, एथिक्स ये सब शामिल नहीं किया गया तो। बेहद खतरनाक है, ठीक? आप कल्पना करके देखिए, कोई एआई मशीन मोदी जी से कुछ सीख ले या डोनाल्ड ट्रम्प से कुछ सीख ले, तो फिर क्या होगा, ठीक? वो क्या सीखेगी और फिर वो क्या बनेगी और इस तरह की टेक्नोलॉजियाँ करेंगी क्या फिर, ठीक? तो ये इस तरह के खतरे हैं, क्योंकि ये इनके अंदर लर्निंग क्षमताएँ लगातार बेटर होती चली जा रही हैं, ठीक? आगे देखिए 2023 में एक प्रमुख एआई विशेषज्ञ ने संयुक्त बयान का समर्थन किया था। एआई से विलुप्त होने के जोखिम पर जोखिम को कम करना महामारी, परमाणु युद्ध जैसे अन्य सामाजिक स्तरीय जोखिम के साथ एक वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। तो 2023 में एक बड़ा अभियान चलाकर विशेषज्ञों ने यह भी कहा था कि जैसे परमाणु, महामारी और बाकी चीज़ों के जोखिम के लिए दुनिया भर में तैयारी होती है, यूएन वगैरह में, ऐसी ही तैयारी एआई से भविष्य के खतरों के लिए भी की जाए। नहीं तो आप तैयार रहिए, बहुत कुछ खतरनाक ये मशीनें या ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक? ये देखिए, विनियमन यानी रेगुलेशन की बात बताई गई है। एक समिट भी हुआ, एआई सेफ्टी समिट होस्टेड बाय यूके, यूनाइटेड किंगडम ने, ये 2023 में हुआ था और इसमें भी इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई थी। ये पहला वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन था 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया था कि दुनिया भर के देश नियम बनाने को लेके एआई के नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए आपस में सहयोग करें, नहीं तो भविष्य में क्या हो सकता है इसकी कल्पनाएँ इसमें बताई गई हैं और तमाम सारे विशेषज्ञ हैं, वो जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस स्तर पे चीज़ों को ले जा सकती है, ठीक? शायद आप फ़िल्मों में देखते हो, वो सारा किसी दिन आप सच में होते हुए भी देख लें, ठीक? ये स्थिति। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए, तो इसी तरह के खतरे जो हैं क्या बोलते हैं, ये देखिए मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड शेयर की हुई है, ये थोड़ी देर में शायद आपके पास पहुँच जाएगी।
चलिए तो ये देखिए, तो ये जो अगली स्लाइड है इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे, जो बाइडेन को देख पा रहे होंगे, और बाइडेन भी एआई के खतरों को लेके बयान दे चुके हैं। जो बाइडेन ने भी एआई क्लाउड से डेंजर के बारे में चर्चाएं की हुई हैं, वो भी इसके खतरों को लेकर अपनी संभावनाएं व्यक्त कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया भर में इस मुद्दे को लेके तमाम सारे विशेषज्ञ चर्चाएं आयोजित कर रहे हैं, और वो लगातार ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जिस स्तर की एआई प्रतिस्पर्धा बन गई है चीन अमेरिका की विशेषकर, ये बड़ी तेजी से एआई टेक्नोलॉजी को सुपर इंटेलिजेंट बनाएगी, और इस तरह की सुपर इंटेलिजेंट मशीनें या एआई टेक्नोलॉजी से लैस मशीनें वो इंसानी समाज के लिए तमाम किस्म के खतरे पैदा कर सकती हैं। ऐसे खतरे जो अभी तक हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, इस तरह के खतरे हो सकते हैं। मतलब हो सकता है आने वाले समय में ये मशीनें बहुत कुछ ऐसा करेंगी जो हमने अभी सोचा भी नहीं है। मतलब अभी तो हम बस छोटे स्तर पे सोच पा रहे हैं कि ये सुपर इंटेलिजेंट मशीनें किस स्तर तक जा सकती हैं और क्या क्या कर सकती हैं, ठीक, क्योंकि इनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं और ये लगातार डेवलप हो रही है, और किसी ने ये खुद भी अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाते इनकी क्षमताएं भी हासिल शायद कर सकती, ठीक। तो ये खतरे हैं जिनके बारे में तमाम सारे विशेषज्ञ इस समय चर्चाएं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये एआई डिप्लोमेटिक वॉर चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है, और इसे देखकर भारत भी तुरंत जाग गया। जब चीन ने अपना डीप सीक बनाया तो भारत को भी इस बात को लेके काफ़ी तकलीफें हुई, और तुरंत जब ये चर्चाएं होने लगी कि चीन और अमेरिका इस तरह के काम में लगे हैं, तो फिर भारत सरकार भी जागी और भारत सरकार ने कहा कि हम भी अपना एक एआई लर्निंग मॉडल बनाएंगे, और तुरंत घोषणा कर दी गई अभी 2 दिन पहले ही देखिए कि भाई ये भारत भी अपना एआई मॉडल तैयार करेगा और इसी साल लॉन्च भी हो जाएगा। देखिए भारत कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि इस चीज़ को लेके एफर्मेटिव है कि अभी तो मतलब जिसे कहते हैं कि भाई गड्ढा भी नहीं खुदा, पानी निकलना तो बहुत दूर की बात है। पहले ही हमारे अश्विनी वैष्णव साहब हैं, इन्होंने घोषणा ही कर दी कि हम एआई खुद का मॉडल बना लेंगे और इस साल लॉन्च भी कर देंगे। दर्शकों देखिए, मतलब जो चीन और अमेरिका कब से लगे हुए हैं करने में, भारत इसे तुरंत करके इस साल लॉन्च भी कर देगा, देख लीजिए। तो तुरंत में ये बात कर दी गई, बताया जाता है 6 से 8 महीने में अपना मॉडल लॉन्च कर देंगे अश्विनी वैष्णव। ये कौन से एआई मॉडल की बात कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। क्या एआई मॉडल 6 से 8 महीने में डेवलप हो जाते हैं? कम से कम हमारे मंत्री जी तो यही दावा कर रहे हैं, तो भारत का भी एआई मॉडल जल्दी डेवलप होगा, ऐसे दावे भारत सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद अभी बताया गया कि देखिए ये 30 तारीख को एक और वो था, उसमें बताया गया कि दुनिया चीन और एआई के डीप सीक में जूझी है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, इन्होंने 34,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू कर दी। अब योजना क्या है देख लीजिए, एआई की योजना देखिए भारत में क्या है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जिन खनिज अन्वेषण, खनिज लाभांकारी प्रसंस्करण और जीवन अंत उत्पादों के पुनः प्राप्ति शामिल है और एआई विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो खनिज अन्वेषण योजना है, मेटल, आयरन, तमाम सारे उन सारे प्रेशियस मेटल्स और ओर्स को हम क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, जो एआई के रॉ मटेरियल के आवश्यक होते हैं। ये इस तरह की योजना हमने चलाई है, ऐसे हम एआई सुपर पावर आगे बनने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता को विकास के लिए देखिए इंडिया एआई और माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाए, माइक्रोसॉफ्ट से भी हाथ मिला लिया हमने, ये भी हम करने वाले हैं। उसके बाद सरकार ने वैश्विक मॉडल को टक्कर देने के लिए मेगा एआई योजना का अनावरण किया, देख लीजिए। अब ये मेगा एआई योजना क्या है इनकी देख लीजिए। तो इसमें ये करने वाले हैं कि 8,693 देखिए द्वारा संचालित सबसे सस्ते आम कंप्यूटर सुविधा तैयार की जाएगी। देखिए भारत ने गुरुवार को वैश्विक एआई महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया, जिसमें अपना स्वयं का आधारभूत मॉडल बनाने की योजना है, जो चैट जीपीटी, डीप सीक, R1 अन्य की ताकत का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि इसमें 8,693 द्वारा संचालित सबसे सस्ते आम कंप्यूटर सुविधा तैयार की जाएगी। ऐसे हम एआई तैयार कर रहे हैं। ट्रिब्यून ने इसे छापा हुआ था 31 तारीख को। इस तरह से हमारा एआई मॉडल तैयार हो रहा है, और हमारे एआई मंत्री जी भी देख लीजिए, ये मुंह और मसूर की दाल
8 महीने में ये एआई मॉडल डेवलप करके बता देंगे, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। ठीक, देख लीजिए। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, अभी बजट लॉन्च हुआ और बजट में भारत सरकार इस बात को लेके चेतावनी दी जा रही है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में चेतावनी दी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियों को खतरा हो सकता है, जिससे भारत नीतिगत हस्तक्षेप की ओर बढ़ सकता है। तो भारत सरकार एक तरफ एआई मॉडल डेवलप कर रही है, दूसरी तरफ बजट में कह रही है कि एआई से नौकरियों को खतरा पैदा हो सकता है और इससे नीतिगत हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा। मतलब दो तरफा तैयारी हो रही है। एक तरफ एआई मॉडल 8 महीने में डेवलप हो जाएगा, एआई से नौकरियां जा सकती हैं, इसके लिए सरकार नीतिगत हस्तक्षेप की भी तैयारी कर रही है। मतलब कंट्रोल्ड एआई, भारत में एआई को कंट्रोल करने की बात हो रही है, नीतिगत हस्तक्षेप ये भी चल रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद देखिए, ये भी पता चला कि बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए देखिए एआई एक्सीलेंट सेंटर के लिए 500 करोड़ दिए गए हैं। 500 करोड़ में एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे भारत में। इतना पैसा सरकार ने बजट में रख दिया, मतलब 7,000 करोड़ का कुंभ का मेला हो रहा है। एआई डेवलपमेंट एक्सीलेंस सेंटर के लिए 500 करोड़ साहब ने अभी बजट में रखे हुए हैं। ये इतनी तैयारी भारत एआई के लिए कर चुका है कागजों में, मतलब ये सब तैयारी हो गई और 6-8 महीने में हमारा खुद का लर्निंग प्रोग्राम भी लॉन्च हो जाएगा। और ये सब चल ही रहा था, इतनी सारी बातें हो रही थी, तो इसी बीच एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने कहा कि भाई, बिजनेस टुडे में ये खबर छपी थी कि वो कहते हैं कि डीप सीक और भारतीय संस्करण विकसित करने से पहले सीए ने कहा कि सरकार से कि इन पोर्टलों को तो पहले ठीक कर लो। ठीक है, तो एक सीए साहब हैं, उन्होंने कहा कि भैया, ये सीए हिमंक सिंगल है, ये कह रहे हैं कि भैया, ये डीप सीक और चैट जीपीटी और ये सब बनाने से पहले ये पोर्टल जो चला रहे हो ना, पोर्टल, ये एमसीएक्स पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल, जीएसटी पोर्टल, आईआरसीटी पोर्टल, इन्हें तो सुधार लो। मतलब पोर्टल सुधार नहीं पा रहे। 8 महीने में ये अपना एलएलएम प्रोग्राम और तमाम सारे प्रोग्राम बनाकर लॉन्च कर लेंगे। ठीक, हद देखिए, मतलब भारत सरकार अपनी वेबसाइटें नहीं चला पा रही। 2-2 कौड़ी की वेबसाइटें वो नहीं चलाते बनती है, ये एआई प्रोग्राम बना देंगे। 2 दिन में तैयारी हो गई। चीन ने लॉन्च किया, यहाँ पे अगले दिन घोषणा ही हो गई कि 8 महीने में एआई प्रोग्राम बनाकर कर ही देंगे, लॉन्च ही कर देंगे, भारत का खुद का एआई प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। ये सब हो गया। ठीक, आप समझ के देखिए, मतलब पोर्टल और वेबसाइट नहीं चला पाती जो सरकार, वो एआई प्रोग्राम लॉन्च करने के सपने देख रही है। लॉन्च भी क्या जाता, मोदी जी फीता काट देंगे किसी दिन, मतलब मुही तो चलाना है, बाकी कौन जाने क्या होगा। ठीक, तो ये तो हालात हैं जब भारत के, तो ऐसे स्थितियां चल रही हैं। और ये जो सीए साहब हैं, इन्होंने कहा कि भैया, अपनी पोर्टल वोर्टल सुधार लो, वेबसाइटें सही कर लो, वो छोड़ दो, वो डीप सीक वीप सीक वो सब उन लोगों को करने दो जिनके बस के काम है। इन सब चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम बहुत बढ़िया है और उसी की तरफ हमें चलना चाहिए। और हमारा काम ये है, देखिए, ये है भारत सरकार का मूल एआई मिशन, ये सुधारना है। ये देखिए, ये एआई योद्धा हैं भारत के और ये करेंगे हमारे देश के एआई क्रांति। और ऑलरेडी ये एआई क्रांति तो चल ही रही है, देख लीजिए, ये जरूरत ही नहीं है हमें किसी एआई की। ठीक, ये देखिए, और एआई क्रांति देख लीजिए, ये जबरदस्त एआई क्रांति चल रही है। तो ये भारत के हालात हैं और इन भारत के हालातों पर हम कहाँ पर खड़े हैं। तो एक रेडिट पे एक आर्टिकल है जिसमें बताया जाता है कि इन रियलिटी इंडिया हैज मिस द बस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सच में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो बस थी वो तो बहुत पहले छोड़ दी है। ठीक, ये एक चीज है जहां हम बहुत ग्रॉसली पीछे रह गए, स्पेशली चीन से। मतलब अमेरिका से तो मुकाबला हमारा कभी था ही नहीं, हम चीन से बहुत पीछे रह गए एआई में और यहाँ बहुत बुरी स्थितियां है। तो ये भारत की स्थितियां हैं और एआई को लेके ये भविष्य है जिसमें हम जाने वाले हैं। आने वाले 10, 20, 30 साल आप देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस स्तर पे होगी और किस स्तर पे थ्रेट्स बनाएगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम छोटे मोटे खतरे तो अभी देख पा रहे हैं एआई को लेके, लेकिन भविष्य के खतरे जो होंगे वो तो अज्ञात हैं कई स्तर पे। नौकरियां वोकरियां जाना, हालांकि वो नौकरी जाने वाले को मैं ज्यादा गंभीर नहीं मानता क्योंकि नई नौकरियां बन जाती हैं हमेशा, तो वो इतना इशू नहीं रहता। लेकिन इसके अलावा जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, मशीनें सुपर इंटेलिजेंट हो जाना,
उनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ आ जाना, इनफैक्ट उनके अंदर सुपर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ आ जाना, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से लर्न कर सकती हैं। वो पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बड़े खतरे हो सकते हैं बाकी एसोसिएटेड खतरों के साथ में, ठीक? तो ये सारी चुनौतियाँ हैं एआई के साथ में, ये गंभीर चुनौतियाँ हैं और हमें एआई को टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं, उन्हें लर्निंग फेज़ में ही उनके अंदर मोरलिटी, एथिक्स, ह्यूमैनिटी इन सारी चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है, ठीक? ये ज़रूरी चीज़ है। तो अन्यथा एक ऐसा जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी हम ना डेवलप कर लें, जो जिसके अंदर बुद्धि तो हो, लेकिन उसके अंदर मानवता और बाकी के गुण उपलब्ध ना हो, तब वो इंसानी समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये टेक्नीक खुद निर्णय लेने और खुद सीखने में सक्षम है और आगे चल के शायद खुद को सुधारने में भी सक्षम हो जाए, ठीक? तो ये खतरनाक खतरे हैं एआई टेक्नोलॉजी के साथ में। आप इसके बारे में कितना पढ़ते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और आपको लगता है कि ये कोई चुनौती है या नहीं है या केवल बातें हैं? ये आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टूडियो में आकर भी अपने पक्ष को रख सकते हैं, ठीक? और आपके कुछ और विचार हों तो वो भी आकर आप यहाँ पे साझा कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इनफैक्ट ये दुनिया भर में बहुत चर्चाओं में चल रहा टॉपिक है, ठीक? और इसके खतरे को लेके अगर हम ग्लोबल लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमें कई सारी इस पे रिसर्च और जानकारियाँ बहुत कुछ मिल जाती हैं। दोनों तरफ के लोग मिल जाते हैं। एक तरफ के लोग हैं जो बड़े मोटिवेटेड हैं, उन्हें लगता है कि ये इससे पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से एआई टेक्नोलॉजी अमीरों को अमीर कर देगी, ये तो सच्चाई है, ठीक? और बड़े-बड़े मेगा जायंट पैदा हो जाएँगे जिन्हें क्या बोलते हैं और अमीर होने में मदद करेगी, जिन्हें मशीनें काम करेंगी जिनके लिए और उन्हें क्या बोलते हैं बाकी इंसानों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। तो ये तो सही है कि अमीरों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और वो बहुत इससे मोटिवेट भी करेंगे क्योंकि इंसानों पे उनकी निर्भरता जाएगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अपने आप में कई प्रकार के थ्रेट्स भी यहाँ पे पैदा करती है, ठीक? तो द ये लिंक मैं